हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 3 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको 3 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने आधा प्रश्नों को कवर कर लिया है। बाकी इस वीडियो में हम लोग आगे वाले प्रश्न को करेंगे। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्रम से हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट में, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे मैथ हो, चाहे विज्ञान हो, किसी भी सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करना है 2025 में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है बाबू। 2024 के जितने भी सेट हैं उन सभी सेट को लगा लीजिए, ठीक है। विज्ञान का इस सेट नंबर 3 चल रहा है। इसी तरह मैंने सेट 1 और सेट 2 को भी पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। उसका भी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है बाबू। मैं मैथ और सामाजिक विज्ञान का भी अनसाल्व सेट करा दिया है, जाकर उसका वीडियो देख लीजिएगा एकदम क्रम से, ठीक है। यदि आपकी भी सपना है कि 90 प्लस स्कोर करें तो बाबू 2024 के सभी सेट को लगा लीजिए। मैं सभी प्रश्नों को एकदम आराम से करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। यदि अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है तो अभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रश्न में, ठीक है। इतना आराम से समझा रहा हूँ बाबू, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाबू। आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत हो रहा है, एक एक प्रश्न को लिख कर लेकर आता हूँ ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो या लिखने में ना दिक्कत हो, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मैंने आपको उपभाग 2 का 25 तक प्रश्नों करा दिया था, ठीक है। जिसमें ये वाला जो प्रश्न है 25 वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। जिसमें मैंने आपको क्या किया है, संतुलित समीकरण को लिखना सिखाया है। पहले मैंने संतुलित समीकरण लिखना बताया, फिर उसको संतुलित करना सिखाया, ठीक ना। यदि आपको समीकरण को संतुलित करने नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हैं। यदि आपने समीकरण को संतुलित करना सीख लिया तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले 2025 एग्जाम में। मैंने एकदम आसान लैंग्वेज में समझाया है। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया है तो आपको समीकरण को संतुलित करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन उसमें वॉइस नहीं आया था, इसलिए मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 26 नंबर प्रश्न को। 25 ऑलरेडी करा दिया है, 26 नंबर देखेंगे। पहला इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का कारण समझाइए। निम्नलिखित क्या करना है? कारण समझाना है। पहला है कि एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर जिसका रंग नीला, उसका रंग नीला धीरे धीरे गायब हो जाता है। जब आप कॉपर की मतलब जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जो उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब क्यों हो जाता है वही आपको बताना है। तो मैंने एक क्या होता है, एक मान लीजिए बर्तन है। क्या है? एक बर्तन है। इसमें मैंने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। क्या लिया है इसमें? कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें लिया है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट के विलयन क्या कर रहे हैं? एक जिंक का छड़ डुबो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मान लीजिए कोई जिंक का छड़ है, ठीक। जब मैं इसको इसके अंदर डुबो रहा हूं तो क्या हो रहा है बाबू, ये जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसका जो रंग नीला है ये धीरे क्या हो रहा है? गायब हो रहा है, ठीक है ना। ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। तो चलिए इसका आंसर आपको क्या लिखना है, बहुत आसान लैंग्वेज है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप इसको लिख लेना है और याद कर लेना, ठीक है। इस तरह का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक। ठीक, देखिए क्या लिखना है। लिखना है आपको कि जस्ता कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, जो जस्ता होता है, जिंक होता है, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। होने के कारण जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता को डाला जाता है तो जस्ता कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या करता है? कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। कब? जब क्या करते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब हम जस्ता को छड़ को डालते हैं, अभी मैंने दिखाया है, तो क्या होता है, वो कॉपर क्या करता है? विस्थापित कर देता है। मतलब उसके स्थान से क्या करता है? हटा देता है, ठीक है। विस्थापित कर देता है जिसके कारण विलयन का रंग धीरे धीरे क्या होता है? गायब होने लगता है, ठीक है। जो जस्ता होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक। तो इसीलिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जस्ता के छड़ को डालते हैं तो क्या करता है, काप जो जस्ता होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट के विलयन क्या करता है? उसको विस्थापित कर देता है जिसके कारण विलयन का रंग क्या होता है? धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही लिखना है और पूरा फुल नंबर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इस तरह अगला प्रश्न देखिए। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? जो आयनिक यौगिक होते हैं बाबू, ये गलनांक इनका उच्च क्यों होता है? सबसे पहले आपको समझना है कि सर गलनांक क्या होता है, तो गलनांक कहते किसको है?
तो ध्यान समझिएगा, ठोस अवस्था से, ध्यान समझिएगा, एक ठोस द्रव गैस तीन अवस्था होते हैं, तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तक आने के लिए, ठीक है, जो ऊष्मा दी जाती है वही क्या होती है, गलनांक होती है। ठीक है, किस अवस्था से, ठोस अवस्था से। मान लिया कोई ठोस अवस्था है, इसको किस अवस्था में लाना है, द्रव अवस्था में लाना है। किस अवस्था में लाना है, द्रव अवस्था में लाना है। तो उसी के लिए जो ऊष्मा हम देते हैं, जो बाहर से ऊष्मा देते हैं, वही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो वही पूछा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक कौन होता है, जैसे मान लीजिए NaCl है, क्या है, जो आपका NaCl होता है, NaCl क्या होता है, एक आयनिक यौगिक होता है। ठीक, ये किससे किससे मिलकर बना होता है, Na प्लस और Cl माइनस है। ठीक, तो ये आयनों, जो आयनिक यौगिक होते हैं बाबू, ये आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, पहला कारण आपको क्या लिखना है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, और आयनों के बीच बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है। आयन मतलब क्या, Na प्लस और Cl माइनस होता है। ठीक, पहले इसको, पहले चलिए मैं आपको लिखा हूं उसको मैं दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको हेड लगाना है, क्या लगाना है आपको, पहला पॉइंट लिख रहा है कि आयनिक यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaCl में बताया कि NaCl क्या है, एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, एक किससे किससे मिलकर बना होता है, Na प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, आयनों से मिलकर बने होते हैं। Na प्लस एक आयन है, Cl माइनस भी एक आयन है। ठीक है, तो इन्हीं से मतलब क्या बनता है, आपका आयनिक यौगिक बनता है। ठीक, पहला पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इसमें, इनमें क्या होता है, इनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। जो प्लस है, ये क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये जो प्लस और माइनस है, इन आयनों के बीच क्या होता है, बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है। इसी बल को तोड़ने के, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है। ठीक, अब इन्हीं के बीच क्या होता है, एक मजबूत क्या पाया जाता है, मजबूत क्या पाया जाता है, आकर्षक बल पाया जाता है। और इन्हीं बल को तोड़ने के लिए, जाहिर सी बात, जब ये मजबूत है तो मजबूत ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक, तो इन्हीं को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इन्हीं के तोड़ने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा उष्मा देते हैं। ठीक, तो इसलिए गला क्या होता है, उच्च होता है। ठीक, आयनिक यौगिक किससे मिलकर बने होते हैं, आयनों से मिलकर बने होते हैं। Na प्लस और Cl माइनस है। ठीक है, और इन्हीं आयनों के बीच, मतलब प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल होता है। और उसी बल को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा उष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए गला क्या होता है, उच्च होता है। तो बस आपको दो ही पॉइंट इसमें लिख देना है, आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि दोनों प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, चलिए इसको साइड करते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है 27 में, प्रश्न कह रहा है 27 में अथवा का दिया है, या तो आप ये कीजिए मिसेल सनाक्षण यागात्मक, या ये वाला कीजिए। तो इंपोर्टेंट ये वाला है, इसको मैं करा देता हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी करा दिया था, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसे दोबारा करा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा जो लिखा होगा दिखाई दे रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, मैं सभी को एक बार दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार हर सेट में पूछा जा रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो इसको आप लिख कर याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है उसको समझिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको सबसे लिखना है, हेड लगाना उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या लगाना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, अब उदासीनीकरण क्या लगाना है, काले पेन से लगाना, ठीक ना। लिखना है कि जब अम्ल व क्षार, कुछ मत करिएगा, ध्यान समझिएगा, एक आपको अम्ल लेना है और एक क्षार लेना है। उन दोनों को आपस में क्रिया जब कराएंगे, हमेशा जब भी अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में कराई जाती है तो लवण बनता है और जल बनता है। ठीक, इसी अभिक्रिया का कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इससे आसान लैंग्वेज हो नहीं सकता बाबू, आप बस एक बार लिखिए और याद करिए, जीवन भर नहीं भूलेगा। क्या मैंने कहा कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में करा देंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक, और इसी अभिक्रिया का कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण में पहले क्या है, HCl। HCl क्या है, एक अम्ल है। HCl आपको पता है, चैप्टर 2 में पढ़ा है, अम्ल क्षार एवं लवण में, उसमें HCl क्या है, अम्ल है। NaOH क्या है, आपका क्षार है। तो अम्ल व क्षार की जब आपस में क्रिया करा रहे हैं तो NaCl बन रहा है। NaCl क्या है, एक लवण है, प्लस H2O क्या है, जल बन रहा है। तो इसी अभिक्रिया का कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में कराएंगे तो लवण तथा जल बनता है। इस सब क्रिया का कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक समझ में। आपको दो उदाहरण कहा है, लेकिन मैं आपको एक ही उदाहरण करा रहा हूँ। एक उदाहरण को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है,
ठीक, वो आपके लिए HW रहेगा। एक उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि उदासीनीकरण क्रिया एकदम पूरी तरह से आज क्लियर हो गया होगा कि जब अम्ल व क्षार क्रिया आपस में कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया का कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ये आपका उदाहरण हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, इसको साइड करते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि भर्जन को उदाहरण सही समझाइए। भर्जन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, भर्जन, ठीक है। एक होता है भर्जन, एक होता है निस्तापन। तो भर्जन को दिया है, निस्तापन को मैं करा दूंगा, ठीक है। तो भर्जन को उदाहरण से समझाना है। चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ भर्जन क्या होता है, ठीक है। तो भर्जन देखिए क्या होता है, आपको भर्जन हेड लगाना है। क्या लगाना है, भर्जन हेड लगाना है। उसके बाद लिखना है, इसमें क्या लिखना है कि सांद्रित अयस्क, किस अयस्क को बाबू, सांद्रित अयस्क, किस अयस्क बाबू, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, वायु की उपस्थिति में। जब आपसे निस्तापन पूछेगा तो आपको वायु की अनुपस्थिति लेना है, मतलब वायु प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी आपको भर्जन की बात हो तो वायु की उपस्थिति होना जरूरी है, ठीक है। तो वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे क्या करना है, गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। क्या करती है, जब भी किस ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है, ठीक है। आपको याद है ना कि वायु की उपस्थिति होना चाहिए भर्जन में, ठीक। ये वर्ड पढ़िएगा कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में क्या करना, गलनांक से नीचे, गलनांक से नीचे होना चाहिए परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है, ठीक। आशा करते एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से क्या समझने के लिए, तो ZNS जिंक सल्फाइड, हमने क्या लिया, जिंक सल्फाइड लिया प्लस O2 ऑक्सीजन लिया, ठीक। इन दोनों क्या किया, आपस में क्रिया करा दिया, ठीक है। तो किसके उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति होनी चाहिए और गर्म करना है, बोला है ना उच्च ताप पर गर्म करना है। तो ये किसका साइन होता है, गर्म करने का साइन होता है, ठीक है। गर्म करने का साइन होता है और किसके उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। तो मैंने वायु लिख दिया, ठीक है। जब भी आप इन सब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। अभी बताया कि ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। तो यहाँ ऑक्साइड में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यहाँ क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी ये वाला क्या है, मैंने संतुलित किया है, ठीक है। आपको संतुलित समीकरण लिखा है, ठीक। तो आपको यदि संतुलित समीकरण नहीं आता है तो मैंने 25 नंबर प्रश्न में एकदम आराम से समझाया है, बस संतुलित समीकरण को लिखना, कैसे संतुलित करते हैं उसको मैंने बताया। यदि अभी तक आपको संतुलित करना नहीं आता है तो बस 10 मिनट का वीडियो है, जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। तो बस आपको ये उदाहरण लिख देना है, बाकी आप इतना लिख देंगे तो पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। क्या लिखना है बाबू, आपको IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। और एक बात ध्यान समझिएगा, यदि आपको IUPAC नाम में, यदि आपको IUPAC नाम में थोड़ा सा भी दिक्कत है, थोड़ा सा यदि आपको दिक्कत है तो आपको क्या करना है, मैंने कुछ दिन पहले क्या किया बाबू, IUPAC नाम का एक वीडियो बनाया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए बाबू, मात्र 15 मिनट निकाल लीजिए। यदि आपको IUPAC नाम थोड़ा सा भी नहीं आता है तो आप अपना कीमती समय में से 15 मिनट निकाल कर उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैंने अपने मन से एक सूत्र बनाया है IUPAC नाम का, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। यदि उस सूत्र को आपने समझ लिया तो दुनिया का कोई भी IUPAC नाम हो आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। 15 मिनट निकाल कर उस वीडियो को देख लीजिए IUPAC वाला, उसके बाद इस प्रश्न पर आइएगा, आप चुटकी में कर देंगे, उस प्रश्न को कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है, ठीक। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, जहां भी आपको COOH मिल जाए तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह, जिसके लिए हम IUPAC नाम का उपयोग करते हैं, ओइक अम्ल। मैंने बताया था ओइक अम्ल उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको COOH मिल जाए तो उसके लिए आपको लिखना है ओइक अम्ल, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन टोटल, 2 कार्बन, 1 2। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, मेथ एथ, एथ लिखते हैं। 1 कार्बन के लिए मेथ और 2 कार्बन के लिए एथ, तो एथ हो गया, ठीक, ठीक है। एथ प्लस, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच जो कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड क्या लिखते हैं, एन। मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो मेथ एथ प्लस एन प्लस, देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह है
ठीक, तो कार्बोक्सिल में क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल। ठीक, चलिए आप लिखिए ओइक अम्ल। ठीक, ओइक अम्ल। अभी सबको जोड़ दिए, तो जब जोड़ेंगे तो आएगा एथेनोइक अम्ल। क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। जब इसको आप सबको जोड़ेंगे तो होगा एथेनोइक नोइक अम्ल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आईपीएससी नाम हो गया। ठीक है, दो कार्बन के लिए एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए एन लगाते हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिल समूह के लिए क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल। तो एथे, ये वाला एन आ जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखिए, ख नंबर क्या है, ख नंबर का CH3CHO। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, जहां भी यदि आप कहीं भी CHO मिल जाए, CHO, तो ये कौन समूह होता है, ये आपका होता है कौन, एल्डिहाइड समूह। क्या होता है, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड नहीं, क्या होता है, एक आपका होता है कीटोन। क्या होता है, कीटोन। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन समूह। ठीक, कीटोन नहीं, ये कीटोन होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। जहां भी आपको CHO मिले तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए आईयूपीएसी नाम क्या यूज करते हैं, अल। क्या करते हैं, अल। क्या लगाते हैं, अल, OL, अल। ठीक, कहीं भी आपको यदि CHO मिले, एल्डिहाइड समूह मिल जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल। ठीक, अब देखिए, चलिए इसमें कितना कार्बन है टोटल, दो कार्बन। तो दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ, अभी मैंने बताया है। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, जिसके लिखते हैं एन। ठीक, ये वाला कौन समूह है, एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल, तो हो जाएगा अल। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, एथेनल। क्या हो जाएगा, एथेनल, एथेनल। क्या हो जाएगा, एथेनल। ये क्या होगा आपका, आईपीएससी नाम हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह मैंने उपभाग 2 को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है, एक एक प्रश्न को एकदम आराम से समझाया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। प्रश्न को समझ लीजिए, ये थोड़ा भी समझ लेंगे तो आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग उपभाग 3 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।